नमस्कार साथियों। देश में विपक्ष की राजनीति में कुछ समय से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जो मुद्दे पहले बड़े प्रखर हुआ करते थे पिछले कुछ चुनावों में, अब वो मुद्दे कहीं दिखते नहीं हैं। इससे पहले जो 5-7 राज्यों में चुनाव हुए, उन राज्यों में चुनाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे राहुल गांधी जी के, कांग्रेस पार्टी के, वो मुद्दे अब कहीं नहीं दिखते। और नए चुनाव जो अब 2027 में होने जा रहे हैं, 5-7 राज्यों में, 7 के करीब राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उन चुनावों के लिए अब मुद्दे बिल्कुल बदल चुके हैं। तो राजनीति का पूरा जो है परिवर्तन हो चुका है, मुद्दों का परिवर्तन हो चुका है। लेकिन जो पहले मुद्दे थे वो ऐसे मुद्दे थे जिनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वोट चोरी का मुद्दा अब फीका नजर आता है, वो मुद्दा कहीं नहीं दिखता। ये बड़ी बात है। वोट चोरी कोई साधारण घटना तो थी नहीं, और अगर उसे राहुल गांधी जी ने जब बड़े वैज्ञानिक ढंग से उठाया था, उसके बाद अपेक्षा ये थी कि इससे कहीं कोई पॉलिटिकल जो है उन्हें फायदा हो, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। ना तो बिहार में वो दिखा जहां उन्होंने इस मुद्दे को बड़े प्रखर ढंग से उठाया था, ना वो पश्चिम बंगाल में दिखा। खैर, पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस उतनी एक्टिव दिखी भी नहीं कहीं। कांग्रेस का स्थान वहां तृणमूल कांग्रेस ले चुकी है, तो कांग्रेस वहां पर कोई विकल्प इतना था ही नहीं। लेकिन कहीं भी जहां उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, वहां एक के बाद एक हार ही मिली, कहीं कोई जीत नहीं मिली। अब जीत नहीं मिली तो इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस ने अब उस मुद्दे को त्याग ही दिया है। राहुल गांधी जी अब उस मुद्दे को भूल गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा जो वोट चोरी का उठाया गया, ईवीएम हैक का मुद्दा उठाया गया, ये झूठ था? ये बड़ा सवाल है। देश की जनता के मन में ये सवाल तो उठेगा ही। आखिर ये मुद्दा जो आपने उठाया था, और जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर वोट चोरी इस देश में हो रही है तो आप या विपक्ष का कोई भी दल कभी भी चुनाव कैसे जीत पाएगा? वोट चोरी का मतलब है चुनाव पहले से चोरी हो गया, परिणाम तय हो गया है। ईवीएम हैक का मतलब है परिणाम पहले से तय हो गया है। तो फिर आपके पास क्या बचा? ऐसी स्थिति में अगर आप उस मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे पर जाते हैं तो उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, उस मुद्दे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आखिर आपको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए वोट होता है, वोट ईवीएम से होता है। अगर ईवीएम हैक है तो फिर आप चुनाव कैसे जीतेंगे? अगर वोट चोरी हो रही है तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? बड़ा सवाल है। तो वो मुद्दा गायब हो गया, कहीं नहीं दिखता, किसी मंच पर नहीं दिखता। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष की राजनीति और उस राजनीति के लिए मुद्दे एकदम बदल गए हैं। इस समय पर मुद्दा क्या है? मुद्दा अब आकर युवाओं पर अटक गया है। जो पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी देश में जो मुद्दा रहा है पिछले कुछ समय से, नीट के पेपर के लीक को लेकर, और उसके बाद से युवाओं में आक्रोश है भी, जो स्वाभाविक है, और कांग्रेस पार्टी भी उसमें जुट गई, राहुल गांधी उसमें जुट गए हैं। देश भर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी देहरादून आए थे, और देहरादून में भी उन्होंने इसी संदर्भ में कुल मिलाकर बात की। अब वो पीछे के जो मुद्दे थे वो मुद्दे भुला दिए गए हैं, क्योंकि उन मुद्दों से कोई परिणाम नहीं आया। जनमानस ने उन मुद्दों को कहीं भी नहीं पाया। तो वो जो है, सच्चाई ये है कि जमीन पर कहीं वो मुद्दे दिखे ही नहीं। कांग्रेस के लोग स्वयं उन मुद्दों को भूल चुके हैं, ईवीएम हैक की बात और वोट चोरी की बात। क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग इन मुद्दों को याद रखे होते तो आज के दिन पर वो सबसे पहले उस मुद्दे का निवारण करते, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब रही बात इसके बाद जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम की है कि युवाओं पर फोकस होना है, और इसकी प्रेरणा कहां से मिली? नीट का पेपर लीक तो अब हुआ, उसकी घटना तो अब हुई, लेकिन इसकी प्रेरणा विपक्ष को पहले ही मिल गई थी कि युवाओं में किसी तरह से परिवर्तन की वो समझ विकसित करनी है कि हमें परिवर्तन करना है। और उसके लिए युवाओं के आक्रोश से बढ़कर और कौन हो सकता है जो आंदोलन को बढ़ाए? तो इसकी प्रेरणा मिली नेपाल से। हर एक आंदोलन में जो सरकार के खिलाफ हुआ, उस आंदोलन में आपने कुछ तो लोगों से जरूर सुना होगा कि नेपाल बना देंगे। ये जो प्रेरणा मिली, ये मिली बांग्लादेश से। और उसके बाद भारत में भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा कि नेपाल के युवाओं से भारत के युवाओं को सीख लेनी चाहिए। इसी तरह का कोई बयान
जो मैं याद कर पा रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा भी दिया गया, उस पर भी खूब चर्चा हुई। तो भारत में सत्ता के परिवर्तन की बात एक तरफ, लेकिन जो सत्ता पाने की इच्छा है, वो जो महत्वाकांक्षा है, उसकी प्रकाष्ठा क्या हो सकती है, अब ये मुद्दा आकर ठहर गया है। इससे पहले जो मुद्दा था, मैं कह रहा हूं ना, वो मुद्दे अब कहीं दिखते नहीं हैं। तो मानसून सत्र अब शुरू हो रहा है। आज से जो है बहुत कुछ कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहे हैं। एक नहीं, केवल मानसून सत्र नहीं, जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन भी आज होना है, रैली होनी है, संसद कूच होना है, ये बात कही जा रही है। तो वो भी आंदोलन एक चल रहा है वहाँ पर, और मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। कई बड़े नेता वहाँ पहुँचेंगे दिल्ली में, और ये चर्चा काफ़ी खास है कि इस समय पर संसद पहले तो चले भी। यदि संसद में 7 के करीब बिलों की जो बात की जा रही है, जिनको रखा जाना है, जो जजों की संख्या को लेकर, एमएसएमई के विकास को लेकर और आयकर को लेकर इत्यादि, कई विदेशी फंडिंग को लेकर, उन तमाम मुद्दों पर जो है विधेयक आने हैं। 7 के करीब विधेयक आने हैं। वंदे मातरम से भी जुड़ा एक विधेयक आना है। तो ये जो तमाम संशोधन होने हैं, उसके साथ सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही इस समय पर, वो चर्चा है परिसीमन के विधेयक को लेकर। क्या बीजेपी तैयार है उस विधेयक को लाने के लिए? क्योंकि अगर बीजेपी इस समय पर उस विधेयक को लाएगी एनडीए सरकार, तो वो पूरी तैयारी के साथ आएगी। वो इस समय पर अधूरी तैयारी के साथ नहीं आएगी। पिछली बार विधेयक गिर गया था, लेकिन इस बार संशोधन विधेयक यदि लाया जाएगा संसद के पटल पर, तो इसका मतलब कोई खेल जो है जरूर हुआ है, जिसकी चर्चा पहले से हो रही है। इस समय पर संसद में आप देखें तो सभी पार्टियां उसी तरह से नहीं है जैसे पहले थी। डीएमके जो है अलग बैठेगा, बिल्कुल विपक्ष है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं बैठेंगे। वो तब से हुआ जब राहुल गांधी जी ने तमिलनाडु के चुनाव में पहले तो बड़े जमकर जो है टीवीके का, बीजेपी का और अन्य जो दल हैं एआईएडीएमके इत्यादि का परिपूर्ण विरोध किया। उसके बाद डीएमके जैसे ही चुनाव हार गई, जाकर टीवीके के साथ हाथ मिला लिया। राहुल गांधी यूं मान गए हैं, उनका ये सोचना है कि वहां पर राजनीति बदल गई है, अब डीएमके उतनी सर्वशक्तिमान नहीं रही है, ना ही लोकसभा के चुनाव में और आगे ना ही विधानसभा के चुनाव में उनके पास शक्ति का वो विकल्प है जो तमिलनाडु की जनता अब देखेगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप देखें तो वहां पर डीएमके पूरी तरह से नाराज है। 20 सांसद जो कि टीएमसी से टूटकर आए, वो 20 सांसद भी एनसीपीआई में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी के गठन के साथ वो भी अलग बैठेंगे, और उन्होंने एनडीए को क्योंकि समर्थन दिया है तो उन्हीं के पक्ष में बैठेंगे। बाकी बात अभी तक उन 22 सांसदों पर हो रही जो डीएमके के हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन से तो दूरी बना ही ली है। लेकिन क्या परिसीमन का विधेयक यदि बीजेपी लाती है इस समय पर, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, लेकिन कोशिश तो उनकी है। टीएमसी के 20 सांसद एनडीए को समर्थन देने लगते हैं, 6 सांसद उद्धव गुट के टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे संख्या तो बड़ी है। 293 संख्या थी बीजेपी की जब 2024 लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है। 6 उद्धव गुट के जब शिंदे गुट में शामिल हो गए तो ये 299 हो गया, और उसके बाद 20 और सांसद आ गए जो कि टीएमसी के हैं, तो ये लगभग 319 के करीब पहुंच गए। लेकिन अब भी 2/3 बहुमत संविधान संशोधन के लिए जो आवश्यकता होती है, करीब 360 सांसदों की आवश्यकता होती है लोकसभा में, तो इसके लिए अब भी काफ़ी सांसदों की आवश्यकता है। तो इसके लिए विचार हो रहा है। अगर डीएमके आकर इस समय पर कम से कम इस विधेयक में समर्थन कर देती है बीजेपी को, समर्थन कर देती है एनडीए सरकार को, तो ये कुछ जो है इस लोकसभा में मानसून सत्र में किन्हीं बड़े विधेयकों के आने का रास्ता साफ कर देगा। कम से कम परिसीमन को लेकर और साथ में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था उसे लेकर। होना क्या है, उनके साथ सर्वदलीय बैठक जो अभी हुई उसमें डीएमके शामिल हुआ, उसमें टीएमसी भी शामिल हुए, लगभग सभी विपक्षी दल शामिल हुए, लेकिन उन्होंने सांकेतिक वॉकआउट कर दिया विपक्ष के तमाम नेताओं ने। अब उनका ये कहना था कि टीएमसी के वो जो 20 बागी विधायक हैं उन्हें क्यों यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनका कहना है हम तो एक नई पार्टी बना चुके हैं, हम उसके आधार पर यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है, उन्होंने सांकेतिक वॉकआउट कर दिया। और इस तरह से सर्वदलीय बैठक कुछ इस प्रकार रही। संसद में विधेयक आने हैं निश्चित रूप से,
और सबसे ज़्यादा चर्चा परिसीमन को लेकर विधेयक की है। यदि बीजेपी इस विधेयक को लाती है तो इसका मतलब है कि खेल कहीं तो हुआ है, क्योंकि अभी सांसदों की आवश्यकता तो है। 22 सांसद डीएमके के अगर वो समर्थन दे देते हैं तो रास्ता और सरल हो जाएगा। और बात केवल डीएमके की नहीं हो रही है, बात तो एनसीपी की भी हो रही है, शरद पवार गुट की। अगर वो पार्टी में भी जो चर्चाएं हो रही हैं, उनके पास कुल 8 सांसद इस समय पर हैं, जिसमें 6 सांसदों के बारे में चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि वे बीजेपी को और उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार को समर्थन देते हैं। तो ये बात हो रही है। या ये भी हो सकता है कि शरद पवार गुट जो है वो एनसीपी में, अजित पवार जो मुख्य एनसीपी है उसमें सम्मिलित हो जाए, उनका विलय हो जाए। ये बारे में भी चर्चा हो रही है। अगर ऐसा होता है तो संसद में वो आंकड़ा काफ़ी आगे पहुंच जाएगा बीजेपी के लिए, उन विधेयकों को लाने के लिए जो बड़े महत्वपूर्ण उसके लिए हैं, जिसमें एक परिसीमन का है और दूसरा नारी शक्ति वंदन का है। ये 2 विधेयकों को पास कराने के लिए उनका पूरा प्रयास है। और जोड़ तोड़ की गणित कैसे बन रही है उसके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। टीएमसी में क्या हुआ और उद्धव गुट में क्या हुआ, ये सब उसी एक उद्देश्य का हिस्सा है। तो क्या संसद में परिसीमन का वो विधेयक आएगा, नारी शक्ति वंदन का ये विधेयक आएगा, मानसून के सत्र में आएगा? तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी और एनडीए इस समय पर पूरी तैयारी से होंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।